नमस्कार, मैं हूं निशीथ राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीमांचल की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल बड़ा चर्चित रहा है। चूंकि बिहार विधानसभा में किसकी बहुमत होगी उसमें सीमांचल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बार सीमांचल में क्या राजनीतिक स्थिति होने वाली है, हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से। प्रदीप जी, क्या स्थिति होगा सीमांचल में? देखिए निशीथ जी, सबसे पहले इस बार क्या होगा उससे पहले जानिए कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार हुआ यह था कि 24 विधानसभा सीट है, चारों जिला मिलाकर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। ठीक है, और इन चारों जिलों में स्थिति यह थी कि पिछली बार महागठबंधन की तरफ से 11 सीटें लड़ी थी कांग्रेस और आरजेडी, एक सीट सीपीआईएमएल और 24वां सीट लड़ी थी सीपीआई। सीपीआई के उम्मीदवार थे रुपौली विधानसभा सीट पर विभास चंद्र मंडल। सीपीआईएमएल के उम्मीदवार बलरामपुर से महबूब आलम सीपीआईएमएल के, तो सीपीआईएमएल के उम्मीदवार महबूब आलम जीत गए थे। सीपीआई के जो विभास चंद्र मंडल थे वो हार गए थे बीमा भारती से, जेडीयू के उम्मीदवार थे बीमा भारती। और कांग्रेस के हिस्से में आई थी 11 सीटें, उसमें से कांग्रेस 5 सीट जीती थी, आरजेडी को 11 में मात्र 1 सीट मिला था। ठीक है, अब वो 1 सीट भी इसलिए मिली थी क्योंकि वहां पर ट्रायंगुलर फाइट था, जिसमें गोपाल अग्रवाल जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने वोट काट लिया जदयू का, इसीलिए आरजेडी को जीत मिली थी 1 सीट पर। ठीक है, 7 सीट हो गया महागठबंधन का, 5 सीट मिला था एआईएमआईएम को, ओवैसी की पार्टी को। ठीक है, और तो हो गया 12, 7, 5, 12, और 12 सीटें मिली थी एनडीए को, 8 बीजेपी को और 4 जदयू को। वहां भी वही हाल था, 11 सीट लड़ी थी बीजेपी, 8 जीती थी, 10 सीट लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड और 4 सीट मिली थी। तो सबसे बड़ा मतलब विनर था बीजेपी थी वहां। और क्यों था उसके पीछे कारण समझिए कि पिछली बार जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें 17 सीटें महागठबंधन को मिली थी, 17 से आ गया था 7 पर। क्यों आ गया था? बड़ा फैक्टर था ओवैसी का, सबसे बड़ा फैक्टर था। तो इस चुनाव में अगर मान लीजिए सीमांचल में ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी 5 को 7 कर लेते हैं, 6 सीटें जीत जाते हैं, 7 सीटें जीत जाते हैं ओवैसी, तो सबसे बड़ा कद आप याद रखिएगा कि बिहार की राजनीति में ओवैसी का कद बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसलिए कि माना यह जाएगा कि मुसलमानों के मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा बिहार में ओवैसी बन जाएंगे अगर 5 को 7 में बदल लिए तो। लेकिन अगर ये 5 को 2 में आ गए, अगर ओवैसी एआईएमआईएम को सीटें नहीं जीत पाई, 1-2 सीट जीत पाई, तो फिर लोगों को यह लगेगा, संदेश ये जाएगा कि पिछली बार नकारात्मक वोट मिला था एआईएमआईएम को और संजोग था ऐसा, मतलब उसको संजोग मान लिया जाएगा, अपवाद मान लिया जाएगा कि ओवैसी की सीट जो है अनजाने में लोगों ने, ओवैसी की ताकत घट जाएगी। हाँ, तो फिर ओवैसी की पहचान ये 2 के बाद फिर 0 पर आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वो भी 2 जीत कर जाएंगे। पिछली बार जैसे 5 में 4 आरजेडी में चले गए, इस बार भी चले जाएंगे। जिसकी सरकार बनेगी, जदयू की सरकार बनेगी, तो हो सकता है जदयू तोड़ ले, ठीक है, नीतीश कुमार तोड़ ले या तेजस्वी यादव तोड़ ले, तो खत्म, खेला खत्म। लेकिन अगर यही 5-7 बन गया तो फिर तेजस्वी यादव को भी तोड़ने में मुश्किल होगी। क्यों होगा? देखिए उसका कारण कि संकेत जाएगा ये कि अब आप देखिए चुनाव से पहले क्या हुआ, ओवैसी ने लगातार प्रयास किया एआईएमआईएम ने कि आरजेडी से तालमेल हो जाए, यहां तक कि 6 सीटें मांगी मात्र ओवैसी एआईएमआईएम ने, लेकिन तेजस्वी यादव ने 6 सीट देने से मना कर दिया, कहा कि आप, तो ओवैसी ने क्या कहा? ओवैसी ने कहा कि भाई हम 6 सीट देते हैं और सब सीट पर आपका समर्थन। लेकिन आरजेडी ने ऐसा नहीं किया। आरजेडी को लगा कि अगर हम बिहार में ओवैसी का कद बढ़ गया तो अभी जो माई समीकरण में एम है वो तो लगातार भाग जाएगा, परमानेंट भाग जाएगा, आरजेडी से स्पेस मिल जाएगा, तो आरजेडी तैयार नहीं हुई उसके लिए। और उसका नुकसान, अगर ओवैसी की ताकत बढ़ी, सीटें बढ़ी,
तो बिहार की राजनीति में आप मान लीजिए कि ओवैसी अब एक बड़ा फैक्टर परमानेंट बन जाएंगे। वो बिहार के मुस्लिम के नेता तब फिर आरजेडी को आप MY की पार्टी नहीं कह पाइएगा, तब कहना पड़ेगा कि केवल Y की पार्टी है। M- हो जाएगा, M- हो जाएगा। तब उसका असर केवल सीमांचल में नहीं बल्कि सीमांचल के बाहर भी पड़ेगा। आपको याद होगा कि गोपालगंज में बीजेपी के MLA सुभाष सिंह के निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ था और बीजेपी की सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी चुनाव लड़ रही थी उपचुनाव में, वहां पर AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने आरजेडी के उम्मीदवार की हार निश्चित कर दी थी। चूंकि वहां मुसलमानों ने आरजेडी को वोट देने के बदले AIMIM को वोट दिया, तो 1700 कुछ वोट से मात्र जो है आरजेडी के उम्मीदवार हार गए। वहां मत विभाजन से वहां बीजेपी जीत गई। तो ये सीमांचल से आगे बढ़ जाएगा मामला। तब पूरे बिहार में मुसलमानों की प्रतिनिधि पार्टी के रूप में जो है ओवैसी का कदम रहेगा। नंबर 1। नंबर टू अब आते हैं पप्पू यादव पर। मान लीजिए कि पिछली बार की तरह ही, पिछली बार जैसे 11 सीट लड़ी आरजेडी और 11 लड़ी कांग्रेस, तो कांग्रेस 5 जीती और आरजेडी 1 ही जीत पाई। इस बार भी मान लीजिए कि आरजेडी से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिल गया, जीत गई वहां भी, ठीक है, और आरजेडी की सीट जो है कम रही कांग्रेस से, तो पप्पू यादव का कदम रहेगा। कांग्रेस का अगर 5 को 7 कर लिया कांग्रेस ने, ठीक है, तो यह माना जाएगा कि पप्पू यादव चूंकि कांग्रेस के साथ जुड़े, इसीलिए पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में, चूंकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं इस बार एनडीए महागठबंधन के, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के, जो पप्पू यादव के रिकमेंडेशन पर, जैसे आपने देखा ना, कई बार के MLA कस्बा के आफाक आलम हो कांग्रेस पार्टी के, उनका टिकट कटकर टिकट मिला किसको? इरफान आलम को मिला। तो यह माना जाता है कि पप्पू यादव के आदमी है इरफान आलम, ठीक है। पूर्णिया विधानसभा सीट से इंदु सिन्हा का टिकट काटकर जितेंद्र यादव को टिकट दिया गया, तो पप्पू यादव के आदमी माने जा रहे हैं। तो अगर कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़ी पूर्णिया में, अररिया में, कटिहार में, किशनगंज में, ठीक है, तो पप्पू यादव का कद कांग्रेस में बढ़ेगा। कांग्रेस में ही नहीं बढ़ेगा बल्कि बिहार की राजनीति में। और पप्पू यादव का कद का बढ़ना फिर तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी, चूंकि पप्पू यादव भी उसी समीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमान और यादव की राजनीति, जिस राजनीति पर एकाधिकार तेजस्वी यादव का रहा है, आरजेडी का रहा। आपको याद होगा पिछली जब पप्पू यादव आरजेडी से सांसद थे 2014 में, उसके बाद जब जिस समय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी आरजेडी की होटल मौर्या में, और तेजस्वी यादव को लालू यादव ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उसी बैठक से बहिष्कार करके पप्पू यादव बाहर निकले थे। और उस बैठक में आरजेडी लालू यादव को एकदम आंख में आंख डाल के पप्पू यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव आपकी संपत्ति का वारिस है, मतलब आपका बेटा है तेजस्वी यादव तो आपकी संपत्ति के वारिस है, आपका राजनीतिक वारिस पप्पू यादव है, ठीक है। मतलब एक चुनौती दिया था। और यही कारण है कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव पप्पू यादव को मतलब फूटी आंखों नहीं सुभाते। एक जैसे कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव नहीं देखना चाहते, इसलिए नहीं देखना चाहते कि उनको लगता है कि भाई मुसलमानों के बीच, युवाओं के बीच, दलितों के बीच तेजस्वी यादव से ज्यादा लोकप्रिय कन्हैया कुमार है। तो अगर कोई हिस्सेदार जो है नहीं होना चाहिए, तो पप्पू यादव का कद बढ़ जाएगा यदि कांग्रेस 5 से 7 सीटें हो गई और आरजेडी कांग्रेस से कम रह गई, तो पप्पू यादव का कद बढ़ेगा। और ओवैसी अगर 5 से 6 कर लिए अगर अपने विधायकों की संख्या, तो बिहार में मुस्लिम के नेता, तो मुसलमानों के नेता के रूप में असदुद्दीन ओवैसी स्थापित हो जाएंगे। तो ये मैंने कहा बताया कि आपको बिहार की राजनीति में चुनाव परिणाम आने के बाद, ठीक है, क्योंकि हर चुनाव एक नया चुनाव होता है और बिहार की चुनाव ही लोकतंत्र में तय करता है कि जनता का प्रतिनिधि कौन होगा, किसे जनता सत्ता की चाबी सौंपती है। और सत्ता की चाबी सौंपने का मतलब ये केवल थोड़े नहीं होता है कि सरकार में बना लेना, ठीक है, मतलब जनप्रतिनिधि का पहले चुनाव होता है, फिर MLA जो है अपना नेता चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो सरकार में आए चाहे नहीं आए, लेकिन आधार अगर विस्तार हुआ, अगर इस बार 5 से 6 कांग्रेस हो गई और आरजेडी कांग्रेस से कम रही, तो पप्पू यादव हीरो। AIMIM 5 से 6 हो गई, तो ओवैसी कहेंगे तेजस्वी यादव को कि देखो मांग रहे थे ना सीट, 6 सीट मांग रहे थे, आप नहीं दिए, हमको तो जनता ने दिया 6, लेकिन 6
AIMIM के आने का मतलब क्या है कि आप निश्चिंत रहिए कि सीमांचल में तब महागठबंधन पिछले बार कमजोर हो जाएगा। पिछले बार का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। जो 7 भी था ना, उस पर भी संकट आ जाएगा तब जब ओवैसी को 5 से 6 MLA जीत जाएंगे। तो ये जो है चुनाव बहुत कुछ साबित करेगा। परिणाम चलिए 24 घंटे का इंतजार करते हैं चुनाव परिणाम के लिए। यानी सीमांचल बहुत से जो नेता है उनके भाग्य का फैसला करेंगे। कल का इंतजार कीजिए। और आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।